This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and the Right to Information Act. And next question is, what are the principle of natural justice against whom principle of natural justice can be enforced? तो बहुत ही important question आपके पास यहाँ पे है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम को भी स्टडी करना है यहाँ पे. एंड नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, जिनको आप स्टडी करेंगे. देखिए, दुनिया का कोई भी लीगल सिस्टम हो, वो कितना भी रिजिड क्यों ना हो, कितना ही कठोर क्यों ना हो, कितना ही इम्पार्शियल क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कुछ बेसिक्स ज़रूर मिलेंगे. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली इस बारे में बात करता है कि जब भी किसी भी एडजुडिकेशन बॉडी के पास जो है कोई मामला चल रहा हो, कोई कोर्ट जो है किसी प्रोसीडिंग को या किसी ट्रायल को सुन रही हो, या किसी भी ट्रिब्यूनल में कोई भी मामला या कोई भी केस डिस्प्यूट जो है चल रहा हो, वहाँ दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का इक्वल मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. पार्टीज़ को नोटिस मिलना चाहिए कि उनके बारे में क्या केस बने हुए हैं, किस तरीके का डिस्प्यूट है. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात की, जो प्राधिकरण, जो ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट या क्वाजी जुडिशल बॉडी उस डिस्प्यूट को सुन रही है, उसका किसी भी तरीके से उस मामले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जिसके कंसेप्ट को आप पढ़ोगे. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इम्पोर्टेंस आपको नॉर्मल कोर्ट्स में मिलती है. कोर्ट तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती ही है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं, वो भी क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ जो होती हैं, वो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती हैं. तो इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एज फॉर एग्जामिनेशन भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है. नेचुरल जस्टिस इज कंसेप्ट दैट विच प्रोटेक्ट द जस्टिस, प्रिवेंट द इनजस्टिस एंड और सॉल्व इट. तो नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट जो है उसका एम क्या है? जस्टिस को प्रोटेक्ट करना, इनजस्टिस को प्रिवेंट करना और इसको सॉल्व करना. इट इज़ इट्स डिफ़िकल्ट टू गिव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो नेचुरल जस्टिस की कोई यूनिवर्सल जो है आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन बड़ी सारी आपके पास केस लॉ है जहाँ पे नेचुरल जस्टिस को डिफ़ाइन किया गया है. बड़े सारे ज्यूरिस्ट जो है, विद्वान जो है, उन्होंने अपने तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफाइन किया है. रिज वर्सेस बाल्डविन का केस है. नेचुरल जस्टिस मींस करेक्ट, इम्पार्शियल एंड रीजनल यूज़ ऑफ पावर्स. तो नेचुरल जस्टिस का मीनिंग क्या है? जहाँ पे करेक्ट, इम्पार्शियल, पक्षपात रहित और रीजनल यूज़ ऑफ पावर होता है. इट इज़ दैट प्रोसेस विच लुक्स करेक्ट एंड पर्टिकुलर पर्सन. तो एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे करेक्ट जो है कार्रवाई होती है, करेक्ट, इम्पार्शियल और रीजनल यूज़ ऑफ पावर होता है. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए 1978 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, नेचुरल जस्टिस इज़ ह्यूमनली प्रिंसिपल विच मीन्स टू इंक्लूड द इम्पार्शियलिटी ऑफ द लॉ. तो नेचुरल जस्टिस एक मानवीय सिद्धांत है जिसमें लॉ की इम्पार्शियलिटी होती है, कोई भी पक्षपात वहाँ पे नहीं होता है, दोनों पार्टीज़ के साथ इक्वल ट्रीट किया जाता है. लोकल गवर्नमेंट वर्सी एलरिज का केस है. वाइल डिफाइनिंग द नेचुरल जस्टिस इट वाज सेड दैट द कंसिडरेशन ऑन द मैटर विदाउट एनी बायस गिव रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरीवन फॉर द डिफेंस एंड डिसाइड विद द लॉफुल मेथड इज अ नेचुरल जस्टिस. तो जहाँ पे किसी भी मुद्दे को जो है पक्ष रहित सुना जाता है, दोनों पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने डिफेंस के लिए, और जो उस मैटर को डिसाइड किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉफुल मेथड डिसाइड किया जाता है. इसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है बोला जाता है. रवि यशवंत गौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायघर, AI 22 2012, it is stated that an act done without lawful excuse being against the legal violation of the principle of natural justice. तो अगर कोई भी काम, कोई भी एक्ट जो है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ किया जाता है तो वो लीगल राइट की वायलेशन वहाँ पे मानी जाएगी. दिस मे बी स्टेटेड ऑल्सो द मैलिस इन लॉ मीन्स एन एक्ट विद एन ऑब्लिक ऑन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
in the matter of state of Punjab, Brajeshwar Singh Chahal AI 2016, it was held by the Supreme Court that the principle of natural justice require that the reasonable fairness, credibility and transparency should be exercised in the appointment of the state law officers. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है हर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब अस्सी ब्रजेश सिंह चहल के केसेस में बोला कि जब आप किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं स्टेट ऑफिसर की, तो वहाँ पे फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है एक्सरसाइज की जानी चाहिए। कुछ ज्यूरिस्टिक की डेफिनेशंस भी हैं, प्रोफेसर वेड जो बोलते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मीनिंग है यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। नो वन कैन बी अ जज इन ऑन केस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मीनिंग क्या है कि कोई भी जो है अपने ही मामले में, अपने ही किसी केस में जज नहीं हो सकता। अगर मामला ऐसा है जिसमें जो उस कोर्ट का जो जज है या उस ट्रिब्यूनल का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो केस में खुद ही इन्वॉल्व है, तो वो कैसे जज हो सकता है उस केस का। डिफेंस ऑफ एनी पर्सन शुड बी हेड रीजनबली। और दूसरा पक्ष यहाँ पे ये है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का कि हर पार्टी को अपना जो है डिफेंस, अपना जो है बचाव करने का मौका जो है उसको मिलना चाहिए, उसको भी अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे मिलना चाहिए। मीन्स एवरीवन शुड हैव ए रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है होनी चाहिए। दस इन द ऑल नेचुरल जस्टिस मीन्स दैट द प्रोसीजर विच कंटेन इम्पार्शियलिटी एंड रीजनेबिलिटी। तो नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसमें इम्पार्शियलिटी होती है, पक्षपात रहित, और तर्क के साथ जो है, रीजनेबिलिटी के साथ जो है कोई भी प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाता है। जस्टिस कृष्णन अय्यर व्यू दैट द नेचुरल जस्टिस इज यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ सेकुलर लाइफ विच हैज़ गिवन अ न्यू लाइफ टू द लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल एडजुडिकेशन एंड प्रोवाइडेड वे टू ऑब्जेक्टिव लाइफ। दीज रूल्स हैव बिकम द इंटरगल पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। तो ये सोशल जस्टिस का जो है इंटरगल पार्ट बन गए हैं और हर एक सेगमेंट में, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडजुडिकेशन बॉडीज़ हो, सभी के लिए प्रिंसिपल नेचुरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है किसी को न्याय दिया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, कौन से सिद्धांत हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं नेचुरल जस्टिस में। पहला है आपके पास ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट एवरी पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज डिफेंस। तो ऑडी अल्टरम पार्टम का मीनिंग यही होता है कि हर एक इंसान को किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, चाहे और किसी भी तरीके की एडजुडिकेशन बॉडी के थ्रू जो कोई प्रोसीडिंग की जा रही हो, वहाँ पे हर एक पर्सन को जो है अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। मीन्स दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका, उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। आप एक पार्टी को सुन के कभी भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी प्राधिकरण, कोई भी एडजुडिकेशन बॉडी जो है डिसीजन नहीं कर सकती है। दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा, दूसरे पक्ष को भी अपनी बात का मौका देना पड़ेगा, दूसरे पक्ष को भी एक रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज डिफेंस दी जाएगी। This is the basic rule of law that no such decision could be given which is affected without giving notice to the person on the matter and without giving opportunity of present his views। तो रूल ऑफ लॉ यही बोलता है कि कोई भी डिसीजन जो है तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरी पार्टी को नोटिस ना दिया जाए और उसको एक अपनी अपॉर्चुनिटी ना दी जाए अपनी बात को रखने की, अपने केस को प्रेजेंट करने की। DK यादव बस JM में इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केसेस में बोला गया। ऑडी अल्टरम पार्टम emphasizes that no one can be convicted without being given opportunity of hearing। तो ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब यही है कि किसी भी पर्सन को तब तक कन्विक्ट नहीं किया जा सकता तब तक उसको अपनी बात का रखने का मौका क्यों ना, कितने भी सबूत उसके अगेंस्ट क्यों ना हो, सामने सभी को पता हो कि उसने ही क्राइम किया है, तब भी उसको अपनी बात रखने का मौका जो है एक बार कोर्ट में जरूर दिया जाएगा, अपना डिफेंस करने का मौका जरूर दिया जाएगा, उसको भी अपने पक्ष में सबूत रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। इंडियन पैन वर्क्स दिल्ली वर्सेस चीफ कमिश्नर दिल्ली AR 1969 दिल्ली हाईकोर्ट का केस है। राम विनोद सिंह स्टेट ऑफ बिहार AR 2018 पटना हाईकोर्ट का केस है। द लाइसेंस वाज कैंसल्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, दिस वाज कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। एक लाइसेंस था, किसी मैटर में कोई लाइसेंस था, उसका लाइसेंस उसको अपनी बात रखे बिना ही उसका लाइसेंस वहाँ पे कैंसल कर दिया गया, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना गया। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो कोई भी एडजुडिकेशन बॉडी है, किसी भी तरीके का कोई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है,
जब तक दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका नहीं देगा, वो कोई भी एजुडिकेशन, कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री वहाँ पे पास नहीं कर सकता है। उसको दोनों पार्टीज़ को अपना मौका देना है। जिस पार्टी के अगेंस्ट डिस्प्यूट है उसको जो है वहाँ पे इसका नोटिस देना है, उसको पता चल जाएगा कि उसके अगेंस्ट क्या डिस्प्यूट है, और उसको जो है अपनी बात रखने का मौका और अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी देना है। इसी को हम क्या जो है ऑडी अल्टरम पार्टम बोलते हैं, और यही जो है बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ऑडी अल्टर पार्टम के 2 पार्ट हैं, एक है नोटिस, दूसरा है हियरिंग। सबसे पहले नोटिस को डिस्कस करते हैं। नोटिस क्या है? नोटिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। व्हेनेवर any judicial action started against any person, then that person must be given notice. Essentially here notice means information of charges एंड मैटर ऑफ डिस्प्यूट फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। तो नोटिस, जब भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, किसी तरीके की क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे सबसे पहले जो है जुडिशियल एक्शन क्या होता है, उस पर्सन को एक नोटिस सेंड किया जाता है। सिविल और क्रिमिनल मैटर में आपने देखा होगा कि समन्स इशू किए जाते हैं। देन दैट पर्सन मस्ट बी नोटिस इजेंशली, उसको नोटिस देना जरूरी है कि उसको नोटिस में जनरली क्या होता है, बता रखा होता है कि कौन कौन से चार्ज उस पर लगे हैं, चार्ज की इन्फॉर्मेशन होती है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है और क्या केस उसके अगेंस्ट जो है बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ऑडी अल्टरम पार्टम जो है एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, उसमें नोटिस आता है। और आपने देखा भी होगा जब भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है या क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, वहाँ पे भी पार्टी को पहले नोटिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या डिस्प्यूट है और क्या चार्जेस के अगेंस्ट है। ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम AI 1962, नोटिस हैव बीन कंसिडर्ड द कंक्लूजन ऑफ रीजनेबल हियरिंग। तो नोटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही एक रीजनेबल हियरिंग हो पाती है। नोटिस इज एन एसेंशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ रीजनेबल हियरिंग। तो जब तक नोटिस सेंड नहीं करेंगे, एक प्रॉपर हियरिंग कैसी होगी, उस केस की सुनवाई कैसे होगी, जब दूसरे पक्ष को जो है नोटिस ही नहीं दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट क्या वहाँ पे डिस्प्यूट है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी वर्सेस धनवंतरी कुमार, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द ग्राउंड गिवन इन द नोटिस ऑन विच द एक्शन आर प्रपोज शुड बी क्लियर। तो जो भी ग्राउंड है नोटिस का वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, अनडाउटफुल होना चाहिए। वेयर द ग्राउंड इन द नोटिस आर अनक्लियर, अनस्पेसिफिक एंड अनडाउटफुल, देयर आर नोटिस शैल बी नॉट कंसिडर्ड एज सफिशिएंट नोटिस। तो उस कंडीशन में अगर जहाँ पे नोटिस सेंड किया गया है लेकिन नोटिस जो है अनक्लियर है, डाउटफुल है, अनस्पेसिफिक है, तो वो एक प्रॉपर नोटिस नहीं माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ए वायलेशन ऑफ राइट ऑफ रीजनेबल हियरिंग का है। Where there is a charge of cheating in the exam upon a student and a charge sheet is provided to him, but he is not informed of what unfair means has he used, and neither the committee on the unfair means did any hearing on the matter, here a court considered it to be against the natural justice। अगर किसी स्टूडेंट पे ये चार्ज लगे हैं कि उसने जो है अनफेयर मीन्स में चीटिंग की है एग्जाम में, लेकिन उसने क्या चीटिंग, कौन सा अनफेयर मीनिंग जो है यूज़ किया है वो नोटिस में नहीं बताया और ना ही उस पर हियरिंग हुई, तो उसको भी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस माना। ए राम कोटेश्वर राव वर्सेस वाइस चांसलर नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का केस है। For example, if a lease is cancelled on the ground of violation of condition, then providing of the opportunity and the lesser of the lessee is essential। तो अगर किसी भी लीज में लेसर का जो है वहाँ पे उसकी लीज जो है कैंसिल कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कंडीशन, तो उसको ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि क्या कंडीशन उसने ब्रीच की है वहाँ पे, और उसकी लीज जो है ऐसे ही ख़त्म नहीं की जा सकती है। इसको भी अगर ऐसा होता है तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, राइट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी हियरिंग के अगेंस्ट इसको माना जाएगा। BRGKSB एजुकेशन सोसाइटी विजयवाड़ा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश AI 2008 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस ये है। अब दूसरा है आपके पास और भी केसेस आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे भगवान शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। विदाउट गिविंग नोटिस फॉर रीजन टू बी affected person, his salary was reduced with retrospective effect, this was considered a great violation of the principle of natural justice। एक पर्सन को बिना
जो है नोटिस दिए हुए उसकी सैलरी को कम कर देना, ये एक वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। फतेह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1955 का। राजस्थान हाई कोर्ट ऑल्सो डिसाइड हियर इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस दैट नोटिस टू बी गिव रीजन शुड बी प्रेजेंटेड इन टू एवरी पर्सन। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है हर एक कोर्ट से कि वो एक जुडिशियल नोटिस जो है, क्वाजी जुडिशियल नोटिस जो है पार्टी को भेजे और उसको जो है प्रेजेंट अब कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोले। तो ऑडियो अल्टर पार्टम का फर्स्ट पास नोटिस है वो क्लियर है। अगर प्रॉपरली नोटिस सर्व किया जाएगा तभी एक प्रॉपर हियरिंग वहाँ पे हो जाएगी, सुनवाई हो पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है ऑडियो अल्टर पार्टम कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, उसमें हेयरिंग जो है सेकंड पार्ट आता है। इट इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट द रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द नोटिस। तो नोटिस के साथ जो है पार्टीज को है अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाना चाहिए और उसको भी सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए जिसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगा है। इट इज़ मैंडेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो वहाँ पे पार्टी को अपनी बात को रखने का मौका, सुनवाई करने का मौका उसको मिलना चाहिए। सरिता कुमार वर्सेस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट द कैंसिलेशन ऑफ एन एग्जाम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑफ हियरिंग इन द cases of group cheating is not necessary but in individual cases opportunity of hearing is to be provided necessarily। अगर एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट ग्रुप चीटिंग वहाँ पे पकड़ी गई है, लेकिन अगर इंडिविजुअल केस ऑफ चीटिंग है तो वहाँ पे हेयरिंग जो है नोटिस देना और हेयरिंग करना जरूरी है। नेशनल सेंटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक अजय कुमार AI 1994 का केस है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड to the extent that it is mandated to provide equal opportunity of hearing in administrative, quasi judicial and judicial proceeding। चाहे प्रोसीडिंग किसी भी तरीके की हो, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो, हर एक पार्टी को अपनी बात रखने का मौका जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है मिलना ही चाहिए। बाबूराव विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसाइडेड द रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मीन्स। तो रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग क्या है, सभी को एक बराबर का मौका मिलना चाहिए अपनी हेयरिंग का, सुनवाई का। वो क्या हो सकता है, इन्फॉर्म विद द ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि क्या उस प्रोसीडिंग के ग्राउंड्स क्या हैं, क्यों उस पर जो है केस लगा है। प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एजेंशन, उसको उन डॉक्यूमेंट की एजेंशन कॉपी प्रोवाइड कराना जरूरी है और उसको अपनी बात अपने डिफेंस में भी जो है बात रखने का मौका वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो रीजनल अपॉर्चुनिटी हेयरिंग जो है इसको माना जाएगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस OP गुप्ता, रीजनल अपॉर्चुनिटी हेयरिंग शैल इंक्लूड फॉलोइंग मैटर्स। हेयर चार्ज, सारे चार्ज उसको बताया जाए, चार्जेस की इंक्वायरी बताया जाए, इंक्वायरी टू बी करेक्ट इम्पार्शियल ये बताया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ अपोजिशन उसको अपोज करने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी डिफेंस उसको अपनी बात को डिफेंड जो है अपने पक्ष को डिफेंड करने का मौका भी वहाँ पे मिले। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑडी अल्टो पार्टम, यहाँ पे हेयरिंग और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयरिंग, ये जो दोनों आपके पास क्लियर हैं। और प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है नेमो इंडेक्स इन कॉजस हुआ। नेमो इंडेक्स कॉजस हुआ का मतलब क्या होता है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन मैटर। जिस केस में जज खुद ही इन्वॉल्व है वो उस केस में जज कैसे हो सकता है, यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा प्रिंसिपल है। रतन लाल शर्मा वर्सेस मैनेजिंग कमेटी हरि राम हायर सेकेंडरी स्कूल, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट which this is an important principle of natural justice that no one can be a judge in his own case. Judge should be impartial and without any bias. It is partiality to have any perception regarding any person in the case। तो इस केस में साहब बोला कि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल ये है कि कोई भी अपने ही मैटर में जज नहीं बन सकता है। जज हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए और विदाउट एनी पक्षपात, विदाउट एनी बायस वहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स दैट नो ट्रिब्यूनल कैन बी जज इन मैटर रिलेटेड टू इट। किसी भी मैटर में जो है ट्रिब्यूनल में जज वो नहीं हो सकता जो कि उस मैटर में इन्वॉल्व हो। अ पर्सन हु सिट टू डिसाइड अ मैटर फॉर अनदर शुड बी फ्री फ्रॉम द पार्शियलिटी एंड शुड बी कैपेबल ऑफ डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट विद इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव माइंड। तो जो पर्सन एज अ जज बैठा हुआ किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में या फिर क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसमें किसी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए और वो उस मुद्दे को जो है विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव माइंड या के साथ जो है उसको जो है सॉल्व करे। द बेसिक थिंकिंग बिहाइंड द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस इज द जस्टिस शुड बी
नॉट ओनली बी डन बट इज ऑल्सो बी सीन। जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस दिखाई भी देना चाहिए, यही मीनिंग है नेमो इंडेक्स इन कोजास हुआ का। सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाइल एक्टिंग इन द क्वाजी जुडिशियल मैटर्स शुड बी इम्पार्शियल। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है अगर क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग को जो है सुन रहा है, वो वहाँ पे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो वो इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और विदाउट बायस होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इल इफेक्ट एंड प्री ऑक्यूपेशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जो उस केस को सुन रहा है किसी क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, जज नहीं बोला जाता है, उसका कोई इल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए किसी भी इल इफेक्ट से। इंटरेस्टेड पर्सन शुड नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ जस्टिस। अगर कोई पर्सन उस डिस्प्यूट में, उस केस में इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व है, तो वो जज की ड्यूटी नहीं निभा सकता है। यही जो है नेमो इंडेक्स इन कोजास हुआ जो है बोलता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे है। इट इज़ अनडिस्प्यूटेबल दैट इफ एनी पर्सन हैज़ एनी इंटरेस्ट इन अ मैटर then he cannot perform the impartiality as a judge. He will always be in the favor of his party. He will only think of his own interest. This is the reason why not to allow an interested person as a judge. अगर कोई interested person है तो वो impartial judge नहीं रहेगा, वो always जो है पार्टी को सपोर्ट करेगा, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। यही रीज़न है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो एज अ जज नहीं हो सकता। यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। बायस ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन कुड बी ऑफ थ्री। पक्षपात जो है इंटरेस्टेड पर्सन का इस तरीके से हो सकता है, अगर कोई जज जो है उस केस में इन्वॉल्व है तो उसका पक्षपात कैसा हो सकता है? पेक्युनरी बायस, पैसे से संबंधित हो सकता है, उसका हो सकता है उसको किसी पार्टी से पैसे मिले हों। पर्सनल बाइस हो सकता है, वो उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई ऑक्यूपेशनल अटैचमेंट हो सकती है, या उस पार्टी के साथ उसकी कोई एनिमिटी, शत्रुता हो सकती है, या फिर बाइस जो है सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है, जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, जो प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका कोई इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके का बाइस वो पर्सन कर सकता है जो कि एज अ जज उस केस को सुन रहा है। पेक्युनरी बाइस, पर्सनल बाइस or bias to the subject matter. If any person has a pecuniary interest in a matter, then the cannot act judge in the matter. अगर किसी पर्सन का उस केस में, उस डिस्प्यूट में कोई पेक्युनरी इंटरेस्ट है, कोई पैसे से संबंधित उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो जज नहीं बन सकता है। मानिक लाल वर्सी प्रेमचंद का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज इवन दो द पेक्युनरी इंटरेस्ट इज इनसफिशिएंट इन दिस इन। अगर पेक्युनरी इंटरेस्ट जो है इनसफिशिएंट भी है, तब भी उस जज को जो है उस केस की सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AI 1960 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पर्सनल वाइस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है पर्सनल वाइस। तो उन्होंने बोला कि अगर वो जो जज है उसका एक पार्टी के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, कोई फैमिली रिलेशन है, या कोई ऑक्यूपेशनल अटैचमेंट है, या उस दूसरी पार्टी के साथ उसकी कोई एनिमिटी है, तो ये पर्सनल बाइस जो है हो सकता है। कृति देश मंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में, in this matter admission of a candidate to the postgraduate program of the gynecology subject was challenged on the ground that the mother-in-law took part in the whole admission process and also took part in the committee, to which objection against admission process were presented and then objection was rejected. तो ये बहुत ही अच्छा केस है। इस केस में जो है एडमिशन चल रहा था गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट में, और एडमिशन के लिए जिस लड़की ने अप्लाई किया था उसकी मदर ही पूरे एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, और जो कमेटी बनाई गई थी जो ऑब्जेक्शन लेगी कि एडमिशन गलत हुआ है, उस कमेटी की भी वो मेंबर थी, और ऑब्जेक्शन को भी वहाँ पे रिजेक्ट किया गया। तो ये माना गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्यों, और उस एडमिशन को वहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाला है वही वहाँ पे जज भी था, तो वो अपने ही जो है पर्सनल वाइज को वहाँ पे देखेगा। इसके अलावा नागेश्वर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैन नॉट हेयर द चार्ज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू द स्कीम विच हैज़ बीन क्रिएटेड ओइंग टू द फैक्ट दैट द रोडवेज डिपार्टमेंट इज अ लीगल कॉर्पोरेशन अंडर द इनेक्टमेंट। तो इस केस में यही बोला गया कि जो सेक्रेटरी है स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो चार्ज जो है नहीं सुन सकता है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट। इसको भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना गया।
Thus, it is clear that any person who is in any way interested in the matter cannot be act as a judge in the case. तो अगर किसी भी मैटर में कोई भी जज इन्वॉल्व है, कोई भी, तो वो एज अ जज वहाँ पे उस केस को एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। अब है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती है। जनरली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई टू द ऑल दीज मैटर इन विच सिविल राइट्स ऑफ अ पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर यूनिवर्सल प्रिंसिपली, देयर इज अ नो एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो, किसी भी एडजुडिकेटिंग बॉडी के द्वारा की गई प्रोसीडिंग हो, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता ही होता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे तो कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। लेकिन स्टिल, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हालांकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक यूनिवर्सल लॉ है, ये एप्लीकेबल है हर एक प्लेस पे, लेकिन स्टिल इसके भी एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो अपवाद आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस, जिनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। वेयर द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट ए जुडिशियल नेचर, अगर जो अथॉरिटी वहाँ पे कोई प्रोसीडिंग कर रही है उसकी नेचर जुडिशियल नहीं है, वो कोई कानूनी कार्य नहीं कर रही है, किसी तरीके की प्रोसीडिंग, अगर ना तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ना वो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ना वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है, ना कोई रेवेन्यू प्रोसीडिंग है, ना ही कोई एडजुडिकेशन बॉडी के थ्रू कोई प्रोसीडिंग की जा रही है। इट मीन्स अगर वो किसी भी तरीके की जुडिशियल बॉडी नहीं है तो उस अथॉरिटी के फंक्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में नहीं आते हैं। वेयर द फंक्शन ऑफ द रिलेटेड ट्रिब्यूनल इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्क्रिशनरी नेचर, अगर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन कर रहा है, वो जो ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रहा है, उसके वो फंक्शन डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, मीन्स उसको पहले ही वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, पूरा विवेक का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है। वेयर द ऑब्स्ट्रक्शंस मे अकर फॉर द इमीडिएट एक्शन ड्यू टू प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ नोटिस एंड हियरिंग, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं ड्यू टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नोटिस, अगर नोटिस एंड हेयरिंग का मौका उसको दिया जाए तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा कोई तर्क नहीं दे सकता कि अगर हम इसको नोटिस देंगे या हेयरिंग देंगे, हेयरिंग करवाएंगे तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस प्रोसीडिंग में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो सकता है। वेयर द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग इज टू अफेक्टेड द पार्टी वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाता है तो वहाँ पे आम जनता के इंटरेस्ट वो हर्ट होंगे वहाँ पे। या फिर वेयर द यूज़ ऑफ पावर इज डिसिप्लिनरी, तो जहाँ पे एक्शन जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए चीटिंग हो रही है और चीटिंग को करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर उसको अपनी बात रखने का भी मौका मिले तो ये गलत है। तो जहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जा रहे हैं वहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कई बार पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आनंद कुमार पांडे का केस है। It was decided that where the candidate used unfair means in the examination and his candidature was cancelled on the ground, there is not be considered breach of principal nature। जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल नेचर अप्लाई नहीं होता। एक कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में अनफेयर मीनिंग चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है और उसको वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है तो इसको अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं माना जाएगा। इंडियन एयरलाइंस वर्सेस प्रभा दी खानम AR 2007 SC का केस है। It has been held by the Supreme Court that where a provision exists in law that the service of a person can be terminated without inquiry and notice, there it will be neither be considered unconstitutional nor it will be against the principle of natural justice। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ कि अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है लॉ के अंडर जहाँ पे सर्विस ऑफ पर्सन जो है टर्मिनेट की जा सकती है बिना इंक्वायरी के या बिना नोटिस के, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।